हे एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें समझना है कि उसका नाम क्या है, आखिर हम उसमें पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन होती क्या है? तो बच्चों, आपने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में छोटी क्लासेस में पढ़ा था। फिजिकल चेंजेस आर द चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ऐसे चेंजेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, या तो स्टेट चेंज हो जाती है, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लाइक आइस टू वाटर एंड वाटर टू आइस। तो ऐसे चेंजेस जो होते हैं इन्हें हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। एंड केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं? द चेंजेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ऐसे चेंजेस जिनमें नया सब्सटेंस बनता है। जो सब्सटेंस बनता है, चेंज के बाद उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जाता है, वो कुछ नया हो जाता है, यानी पहले वाले का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है और जो नया बना चेंज के बाद उसका केमिकल कॉम्पोजिशन, दोनों का केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट होता है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। ऐसे चेंजेस को केमिकल चेंजेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने डेली लाइफ से एग्जांपल लें तो दूध से दही का बनना, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। ठीक, फ्रेशली कट आपने एप्पल रखा एंड थोड़े टाइम बाद वो ब्राउन जैसा हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? केमिकल चेंजेस हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो नया सब्सटेंस बना उसका केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट है पहले वाले से। ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंजेस कहते हैं। तो वो प्रोसेस विच इज इन्वॉल्व्ड in the chemical changes is called chemical reaction. The process involved in the chemical change is called chemical reaction. वो प्रोसेस जो कि केमिकल चेंज में इन्वॉल्व होती है, जिसके द्वारा वो केमिकल चेंज होता है, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा मैग्नीशियम रिबन है। ठीक, एक मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जिसकी हेल्प से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, जिसकी हेल्प से ये पूरा केमिकल चेंज हो रहा है, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी कि द कन्वर्जन ऑफ मैग्नीशियम रिबन इनटू द मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन को कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? द चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड is known as chemical change and the process involved in the chemical change is called chemical reaction. ठीक है, फर्स्ट फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम रिबन, यानी इसको मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ठीक, अब बात आती है केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन क्या होता है? आपने मैथ्स में पढ़ी है इक्वेशन, तो मैथ्स में इक्वेशन आप कैसे लिखते हो? क्या क्या रिप्रेजेंट करती है? जो आपको एक इंफॉर्मेशन है उसको आप एक सिस्टमैटिक वे में जब रिप्रेजेंट करते हो उसी को इक्वेशन कहते हो। सेम यही चीज है कि इस प्रोसेस को मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस प्रोसेस को एक सिस्टमैटिक वे में रिप्रेजेंट कर दिया तो इसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी, केमिकल फॉर्मूला की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। वो प्रोसेस जिसके थ्रू केमिकल चेंज होते हैं वो कहलाती है केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस थ्रू विच केमिकल चेंजेस टेक प्लेस आर नोन एज
chemical reaction and the representation of chemical reactions is called chemical equation. ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब केमिकल इक्वेशन में कुछ टर्म्स होते हैं, केमिकल इक्वेशन के कुछ टर्म्स होते हैं, उनको समझेंगे। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है? जिसको यूज करके, मतलब रिएक्शन से पहले वाले जो भी कंपाउंड्स हैं, एक है, दो है, चार हैं, जो भी कंपाउंड्स हैं वो कहलाते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है। और रिएक्शन होने के बाद जो भी फॉर्म होता है वो कहलाते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो रिएक्शन से पहले वाले जो कंपाउंड्स होते हैं जिनको मिला के वो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, और रिएक्शन के बाद वाले जो कंपाउंड्स होते हैं जो हमें मिलते हैं रिएक्शन के बाद वो प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। जैसे मिल्क का कन्वर्जन कर्ड में हो रहा है तो मिल्क इज रिएक्टेंट एंड कर्ड इज प्रोडक्ट। क्लियर इतनी बात? चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल reactions. Characteristics of chemical reactions means जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या क्या चेंज हो सकता है, ठीक है, क्या क्या हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। तो जिसमें फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट का मतलब जब कोई भी दो सॉल्यूशन को मिलाया जाता है तो कोई सब्सटेंस नीचे की तरफ बैठ जाता है, उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कहूँ लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, जब इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं एक टेस्ट ट्यूब में तो लेड आयोडाइड बनता है प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, ठीक है। तो ये लेड आयोडाइड जो है इट इज येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये क्या होता है? येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, यहाँ पे येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, यानी नीचे की तरफ येलो कलर का एक सब्सटेंस बैठ जाता है जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम क्या समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। एक और कैरेक्टरिस्टिक, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर किसी प्रोसेस में गैस का इवोल्यूशन हो रहा है तो ये भी किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल सपोज जिंक जो है, जिंक को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, मतलब एक टेस्ट ट्यूब में हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, उसमें हमने जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिए, तो जैसे ही आप डालोगे क्या होगा? एक गैस निकलेगी जो कि हाइड्रोजन गैस होती है, और क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है। तो यहाँ पर क्या हो रही है? एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो पहली चीज, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये सब जो भी आप चीजें पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, आप विद एग्जाम्पल पढ़िए, कम से कम एक एग्जाम्पल आपको हर प्रोसेस का, हर रिएक्शन का, हर कैरेक्टरिस्टिक का आना ही चाहिए,
ठीक है, ये बात मैंने और अच्छे से आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, जो कि मैंने बनाई थी कि आप कैसे 95% स्कोर कर सकते हैं अपने क्लास 10th बोर्ड में। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर। ठीक है, कलर में चेंज होना। अगर कलर में चेंज हो रहा है तो ये भी किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका एक एग्जांपल ले लें। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की जब रस्टिंग होती है, ठीक है, यानी आयरन पे जंग लग जाती है, ठीक, तो क्या होता है? देखो आयरन जो होता है वो कैसा होता है? ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है। लेकिन जब रस्ट होती है, कोरोजन हो जाता है उसका, रस्टिंग हो जाती है, तो जो रस्ट होती है वो कैसी होती है? ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ग्रेइश ब्लैक से वो कैसा हो जाता है? चेंज हो जाता है ब्राउन कलर में। एंड देन इट इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। अगर किसी रिएक्शन में टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तब भी वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? केमिकल रिएक्शन की। फॉर एग्जांपल जो हमारा क्विक लाइम होता है, ठीक है, क्विक लाइम मतलब सूखा चूना, उसमें जब पानी डालते हैं, वाटर डालते हैं, तो स्लेक्ड लाइम बनता है, साथ में हीट निकलती है। ठीक है, तो हीट निकलती है, तो हीट निकलेगी तो क्या होगा? टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो ये भी क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, नेक्स्ट चेंज इन स्टेट। ठीक है, स्टेट में, फिजिकल स्टेट में भी चेंज हो जाता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। अब आप कहोगे कि ये तो फिजिकल चेंज में भी हो रहा था, बट फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, सिर्फ चेंज होता है, कोई केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आता, सिर्फ स्टेट में चेंज आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज हो रहा है, साथ में स्टेट भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल लें, जैसे पेट्रोल है, जब आप पेट्रोल को बर्न करते हो, ये किस स्टेट में है? ये लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, जब हम इसको बर्न करते हैं, बर्न होता है, जैसे मान लो हमारे बाइक में है, कार में है, जब ये बर्न होता है तो ये क्या करता है? इससे वेपर निकलता है। ठीक है, पेट्रोल का ही वेपर और प्लस वाटर वेपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये दोनों ही किस फॉर्म में होते हैं? गैस फॉर्म में होते हैं। तो क्या हो रहा है? पेट्रोल था लिक्विड फॉर्म में, लेकिन केमिकल रिएक्शन होने के बाद, बर्न होने के बाद वो कन्वर्ट हो गया गैसियस फॉर्म में, तो स्टेट चेंज हो गई। इट इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक आपने क्या समझ लिया? केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। मतलब अगर हमारे सामने कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं? हो सकता है कहीं प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, हो सकता है कहीं गैस निकलेगी, टेम्परेचर चेंज होगा, कलर चेंज होगा, या स्टेट चेंज होगी। तो ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, अब हमें क्या करना है? अब हमें पढ़ना है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के बारे में। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या है? ठीक है, तो देखो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन एंड हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, ये होती क्या है और हम कैसे एक केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें। तो देखो सबसे पहले तो समझना है कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होती क्या है। आपने 9th क्लास में पढ़ा था, एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन के लॉज पढ़े थे। एक तो पढ़ा था आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास हमेशा कंजर्व रहता है, और साथ में कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी होता है, कि जो प्रोपोर्शन किसी भी कंपाउंड में
होता है एलिमेंट्स का वो हमेशा फिक्स रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी रिएक्शन में, सपोज एक रिएक्शन ले लूं Mg प्लस O2 इज इक्वल टू Mg, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन में हर एलिमेंट के एटम्स का नंबर रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर इक्वल होना चाहिए, तब वो रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। और तभी वो हमें एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगी उस रिएक्शन के बारे में, उस प्रोसेस के बारे में, कि भाई इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कितने किस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर हम देखें कि Mg जो है मैग्नीशियम का एक एटम इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्टेंट साइड में और ऑक्सीजन के 2 एटम, प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम का 1, ऑक्सीजन का भी 1, तो ये अनबैलेंस्ड है, ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, तो हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल, ठीक है। दोनों साइड हर एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम है वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, कैसे हम बैलेंस करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप NTSC की बात करो या बोर्ड एग्जाम की बात करो, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से आपको समझना है और साथ में इसकी प्रैक्टिस भी करनी है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए, ठीक है। चलो देखते हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले इसी इक्वेशन से, छोटी सी इजी सी इक्वेशन है, इससे मैं आपको करके बताती हूँ। अब देखो, तो देखो पहले हमें क्या करना है, ये साइड हो गई आपकी रिएक्टेंट साइड, ये साइड हो गई आपकी प्रोडक्ट साइड। तो आप पहले सारे एलिमेंट्स लिख लो कि यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो देखो यहाँ कौन कौन से हो रहे हैं, एक तो मैग्नीशियम हो रहा है और ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक। 2 एलिमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, इजी है। अब ये आप लिख लो रिएक्टेंट साइड और ये आप लिख लो यहाँ पर प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में कितने एलिमेंट हैं मैम जी के, 1, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 1, ठीक। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट हैं, 2, ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट हैं, 1। अब देखो यहाँ पर Mg में तो भाई कोई चेंज है नहीं, सही है। तो हमें क्या करना है, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, एक साइड 2 है और एक साइड 1 है। एक चीज और आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो है, ये जो यहाँ पर लिखा जाता है, ये क्या बताता है, नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है और उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं, इट इज फिक्स्ड, ठीक है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, तो कहीं भी आप यहाँ चेंज नहीं करोगे, आप सिर्फ क्या चेंज कर सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज कर सकते हो, मतलब आप यहाँ चेंज कर सकते हो। इस चीज को हमेशा याद रखना। तो अब देखो यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं, 2 बनाने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 2 का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ऑक्सीजन के 2 होंगे। जब आप यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आप ओनली 2 में नहीं कर सकते, उससे क्या होगा, वो तो केमिकल फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। जब आपने यहाँ करा तो आपने क्या देखा कि भाई ठीक है, ऑक्सीजन तो मेरा बैलेंस हो गया, बट अब मैग्नीशियम के यहाँ पर हो गए 2, लेकिन यहाँ पर है 1, तो अब आपको यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ये इक्वेशन अब कैसी है, बैलेंस्ड है। 2Mg + O2 = 2Mg। समझ में आया। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए ये देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, Fe + H2O = Fe3O4 + H2, ठीक। अब पहले आप एलिमेंट्स लिख लो, क्या क्या है यहाँ पर, Fe, H एंड O, ठीक। रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में है 1, 2, ऑक्सीजन 1। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, Fe के 3, O के हैं 4 और H के हैं 2, ठीक है। तो अब जो ऑलरेडी बैलेंस दिख रहा है उसको अभी हम नहीं देखेंगे, जो अनबैलेंस दिख रहा है उसको देखिए। यहाँ पे Fe के 3 है, यहाँ पर Fe के 1 है, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई
3 का मल्टीप्लाई करोगे आप, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बैलेंस हो गए। ये अकेला था तो कोई फर्क किसी और पे नहीं पड़ेगा। अब देखना है ओ को। यहाँ पर है O1, यहाँ पर है O4। तो अब क्या करोगे भाई, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपको 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से 4 आएगा। अब जैसे ही आप यहाँ 4 करोगे तो O तो ठीक है 4 हो गए, बट यहाँ H2 का बैलेंस बिगड़ गया। H2 कितने हो गए, 4 2 जा 8, क्योंकि यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गए 8, ये रह गए यहाँ पर 2। ठीक है, अब यहाँ 8 है, इसको 8 करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 कर दिया, अब 8 हो गए। अब देखिए सब सही है, F3 है, 8 8 4 4। ओके, नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। चलो